आज अगर सुर्खियों की बात करें तो सबसे पहले सुर्खी आती है सेना के वाहन के बारे में। सेना का वाहन खाई में गिर जाता है और 10 जवानों के मरने की सूचना आती है। बेहद दुखद खबर, सेना का वाहन खाई में गिरता है, 10 जवान बलिदान हो जाते हैं। इस खबर को हमने अपने समाचार पत्र में सुर्खियों से दिखाया है और मैं अपना ही समाचार पत्र पढ़ देता हूं। जम्मू कश्मीर के डोडा जनपद में एक आतंकरोधी अभियान में जा रहे सेना के बुलेट प्रूफ जवान जो गुरुवार को करीब 400 फीट की गहरी खाई में जाकर के गिर गया। हादसे में 10 जवान बलिदान और 11 गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को बेहतर उपचार के लिए हेलीकॉप्टर से उधमपुर स्थित कमान अस्पताल लाया गया है। आरंभिक जांच में हादसे का कारण घना कोहरा और सड़क पर पाला जमने से फिसलन को माना जा रहा है। जब भी आप ठंडी जगहों पर जाते हैं तो सड़क पर पाला जम जाता है, यानी कि हल्की फुल्की जो पानी रहता है वह तापमान कम होने की वजह से जम जाता है और उसके बाद जो वाहन होते हैं बहुत फिसलन भरे हो जाते हैं। घुमावदार सड़कों पर वाहनों के फिसलने का खतरा बहुत बढ़ जाता है और घने कोहरे में तो दिखाई नहीं देता है कि सड़क आगे से घूम रही है या नहीं। यानी प्रारंभिक जांच में यही बात सामने आई है और इसके बाद भी आगे की जांच जारी रहेगी। दूसरी जो खबर है उसमें है T20 विश्व कप से बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया है और उस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, जो हमने अपने अखबार में छापा है। पढ़ के सुनाता हूं आपको थोड़ा सा। बांग्लादेश ने गुरुवार को खेल भावना के विपरीत जाते हुए अगले महीने भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से होने वाली T20 विश्व कप के लिए अपनी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को भेजने से इनकार कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो ICC है उसने बांग्लादेश के मैच भारत की जगह श्रीलंका में कराए जाने की मांग को खारिज कर दिया है और इसके बाद यह कदम उठाया गया है। अब स्कॉटलैंड रैंकिंग के आधार पर बांग्लादेश की जगह ले सकता है, यानी कि जो मुकाबला भारत बांग्लादेश के बीच में होने वाला था, बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को लिया जा सकता है। चलिए, टूर्नामेंट में बांग्लादेश को ग्रुप C में रखा गया था। इस ग्रुप में बांग्लादेश के अलावा इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, नेपाल और इटली शामिल थे। वहीं बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा पाकिस्तान T20 विश्व कप में हिस्सा लेगा। यानी पाकिस्तान ने दोहरी चाल चलते हुए बांग्लादेश के खिलाफ एक ऐसी चाल चल दी है जिसमें बांग्लादेश फंस गया है। बांग्लादेश को लगा कि पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन पाकिस्तान ने गच्चा देते हुए बांग्लादेश के साथ अपने समझौते को या यूं कहें कि अंडरस्टैंडिंग को नज़रअंदाज करते हुए T20 विश्व कप में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया है। इससे पाकिस्तान का चरित्र भी सामने आता है। क्रिकेट की वैश्विक संस्था ने बुधवार को बांग्लादेश को अल्टीमेटम दिया था, या तो वह भारत में अपने विश्व कप के मैच के दौरान खेलने के लिए सहमत हो या फिर उसकी जगह किसी और टीम को ले लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के बांग्लादेश सहमत नहीं हुआ है फिलहाल तक की सूचना पर, और हो सकता है कि बांग्लादेश T20 विश्व कप से बाहर हो जाए। उसके बाद हम अब यह SIR को लेकर के सूचना है जो हमने छापा है, आपको बता दे रहा हूं। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत अब नए मतदाताओं को जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। वोटर्स हैं जिनकी मैपिंग अभी तक नहीं हो पाई है, उनको नोटिस भेजकर उनके मतदाता होने के साक्ष्य लिए जा रहे हैं। नए मतदाताओं को फॉर्म 6 के साथ 6 अभिलेख निर्वाचन आयोग ने मान्य किए हैं। आयु के प्रमाण के लिए सक्षम स्तर पर जारी किया गया प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाई स्कूल इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो, भारतीय पासपोर्ट मान्य है। इन दस्तावेजों के उपलब्ध न होने पर जन्म तारीख के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज दे सकते हैं। ऐसे मामलों में 18 से 21 वर्ष के आवेदकों को अपने माता पिता अथवा जो गुरु हैं यानी थर्ड जेंडर के संदर्भ में, जैसे कि थर्ड जेंडर जो होते हैं उसमें उनके गुरु होते हैं,
तो वो गुरु के हस्ताक्षर से शपथ पत्र के साथ BLO लोग अपने माता पिता के साथ एफिडेविट दे सकते हैं। जो थर्ड जेंडर हैं, जिनके अपने गुरु होते हैं यानी किन्नर समाज के लोग, उनके साथ शपथ पत्र लेकर के BLO और अन्य अधिकारियों के सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। यह भी अभिलेख न मिलने पर माता पिता के जो अगर जीवित नहीं होते हैं तो आवेदक प्रधान या नगर निगम नगर पंचायत के पार्षद या सभासद द्वारा प्रदत्त आयु प्रमाण पत्र को प्रस्तुत कर सकता है। यदि आवेदक की आयु 21 वर्ष और उसके ज़्यादा की है तो वह स्वयं BLO, ERO के और AERO के समक्ष उपस्थित होकर आय के संबंध में मात्र अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत कर सकता है। निवास के प्रमाण के लिए उस पते पर बिजली, पानी, गैस कनेक्शन या कम से कम 1 वर्ष पुराना बिल, आधार कार्ड, बैंक, डाकघर की वर्तमान पासबुक, पासपोर्ट, भूमि स्वामित्व अभिलेख, किसान बही या रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा अभिलेख, रजिस्ट्रीकृत विक्रय अभिलेख मान्य है। यदि ये अभिलेख नहीं होते हैं तो निर्वाचक रजिस्ट्री के अधिकारी द्वारा स्थलीय सत्यापन कराया जाना आवश्यक होगा, यानी कि BLO और AERO और अन्य अधिकारी जा करके आपके घर का सत्यापन कर सकते हैं कि आप यहाँ रहते हैं कि नहीं। यानी ये तो हो गया निवास का मामला। आयु का हमने पहले ही आपको बता दिया था और ये सारी चीज़ें अपने अपने पेपर में छाप रखी हैं और हमारी वेबसाइट rmbnews.in पर भी आप इसको देख सकते हैं। फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य है। घोषणा पत्र में आवेदक के वर्ष 2003 की सूची में से स्वयं का अथवा माता पिता या दादा दादी अथवा नाना नानी में से किसी एक का विवरण विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या तथा क्रम संख्या के साथ भरकर प्रस्तुत करना होगा। सही मैपिंग की दिशा में आवेदक को कोई नोटिस निर्गत नहीं किया जाएगा। नो मैपिंग वाले वोटर्स को नोटिस भेजने की प्रक्रिया तेजी से पूरी कराई जा रही है। नोटिस के जवाब में आवेदक अपनी जन्मतिथि और जन्मस्थान के प्रमाण के रूप में केंद्र राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को जारी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश आदि मान्य है। 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार स्थानीय प्राधिकरणों, बैंक, डाक, LIC, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या अभिलेख सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र भी मान्य है। अब ये आपकी चीज़ें पूरी तरह से बता दी गई जो हमने छापा भी है और हमारी वेबसाइट rmbnews.in पर है। लेकिन चूंकि आजकल वीडियो देखने का ज़माना है तो हम आपको इसको वीडियो के हिसाब से ही बता दे रहे हैं। अगली जो मुख्य खबर है वो आपको मैं बताता हूँ। काल नियमियों को खत्म किया जाए, यह हमारा कहना नहीं है, यह योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कहना है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म की कमजोर करने वाले कालमेनियों को पहचान कर खत्म करने की जरूरत है। सनातन धर्म की मजबूती के लिए भारत की मजबूती आवश्यक है। उस न्याय के साथ काम करने वाले लोग भी मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि योगियों और सन्यासियों के लिए राष्ट्र व धर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता। उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, धर्म ही उनकी प्रॉपर्टी होती है। मुख्यमंत्री ने मुरथल स्थित बाबा नोंगेवाला धाम में गुरुवार को पहुंच करके प्राण प्रतिष्ठा और अष्ट मान के भंडारे में भाग लेने के दौरान यह टिप्पणी की थी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मौनी अमावस्या पर 4.5 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया। वहीं अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन के लिए रोजाना 50,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2000 साल का विकास 11 वर्ष में हो गया है। प्रधानमंत्री से एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ आज़ादी के अमृत काल में जो कदम बढ़ाए हैं
उससे भारत के वैभवशाली इतिहास का अगले 1000 साल तक दुनिया में डंका बजना चाहिए। उन्होंने कहा, सनातन धर्म की उपासना की विधि नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाली व्यापक संस्कृति है। भारत और राजधर्म एक दूसरे के पूरक हैं और भारत मजबूत होगा तो सनातन धर्म भी मजबूत होगा। यानी कुल मिलाकर कोई लब्बो लुआब उन्होंने यह कहा कि भारत और सनातन धर्म एक दूसरे के पूरक हैं और कालवेनियों से सावधान रहने की आवश्यकता उन्होंने बताई है। यह खबर भी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि आपके पास समय हो तो पूरी खबर www.rmbnews.in पर आप देख सकते हैं और वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको पूरी की पूरी खबर बता रहा हूं जो मुख्य खबरें हैं। अगली मुख्य खबर जो हमने अपने अखबार में छापी है वह यह है कि मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला में शुक्रवार को बसंत पंचमी पर हिंदू पूजा करेंगे और उसी मंदिर में मुस्लिम जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों को अपने रीति रिवाज और परंपराओं के मुताबिक पूजा और नमाज की इजाज़त दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को बसंत पंचमी जो कि 23 जनवरी पर है उस पर परंपरा के अनुसार सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा की अनुमति दी है और मुसलमानों को भी उसी परिसर में 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है। कोर्ट ने दोनों समुदायों से आपसी सम्मान और सहयोग की अपील करते हुए जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने का निर्देश दिया है। धार जिले में स्थित भोजशाला 11वीं सदी का स्मारक है जो हिंदुओं के मुताबिक वांग देवी यानी कि सरस्वती माता का मंदिर है, जबकि मुसलमान उसे कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। वहां की धार्मिक स्थिति को लेकर अदालत में विवाद लंबित है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमल्ला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचौली की पीठ ने गुरुवार को हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए हैं। ये हमने अपने समाचार पत्र में छापा है। 7 अप्रैल 2003 को भारत पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक आदेश दिया था जिसके मुताबिक भोजशाला परिसर में हिंदू हर मंगलवार और बसंत पंचमी को पूजा करते हैं, जबकि शुक्रवार को मुसलमान 1 बजे से 3 बजे तक नमाज पढ़ते हैं। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार को होने के कारण दोनों समुदायों में तनाव की आशंका को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इससे बसंत पंचमी पर पूरे दिन पूजा अर्चना की अनुमति मांगी गई थी और मुसलमानों को वहां आने से रोकने के लिए अनुरोध किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा है कि जो पूजा अर्चना अपने अपने हिसाब से करें। 1 से 3 बजे तक मुसलमान वहां नमाज पढ़ें भोजशाला में, और जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वह अगली बड़ी खबर जो है वह प्रयागराज से है। और मुक्तेश्वरानंद को सरस्वती जी जो शंकराचार्य के पद पर विद्यमान हैं ज्योतिष पीठ के, उनके अब मेला में प्रतिबंध की चेतावनी दी गई है। मौनी अमावस्या पर पालकी से संगम स्नान करने जा रहे जगत गुरु स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद, इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। सरस्वती जी को रोकने व उनके शिष्यों से झड़प का यह मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उसके बाद से अपने सीट के बाहर धरने पर बैठ गए हैं, जैसा कि आप सबको पहले से ही पता है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने उन्हें दूसरा नोटिस देकर मेले में उनको स्थायी प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। शंकराचार्य आश्रम और बदिकारा आश्रम आज हिमालय सेवा शरीर के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और दोनों शिविर अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ही हैं। मेला प्रशासन के दोनों नोटिस का उत्तर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की ओर से दिया गया है, जिस पर विधिक राय के लिए मेला प्रशासन की तरफ से 2 कमेटियां गठित की गई हैं। उधर अभिमुक्तेश्वरानंद ने पत्रकारों से बातचीत में बसंत पंचमी पर स्नान न करने की घोषणा की। कहा, अगर स्नान करने जाएंगे तो फिर पकड़कर मारा पीटा जाएगा, हमें अपमानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिखित आश्वासन देने के बाद ही वह स्नान करेंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को मेला प्रशासन ने 19 जनवरी को पहला नोटिस देकर पालकी से शोभा यात्रा निकालने, बैरिकेडिंग तोड़ने को लेकर के जवाब मांगा था। दूसरा नोटिस जिसमें आरोप लगाया है कि प्रतिबंध के बावजूद पालकी रथ यात्रा में संगम स्नान के लिए जा रहे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी और उनके शिष्यों ने 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर आरक्षित शिरडी के प्लाटून पुल संख्या 2 पर लगे बैरियर व बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए बिना अनुमति वाहन सहित संगम अपर मार्ग में प्रवेश किया। भारी भीड़ के चलते केवल पैदल आवागमन की अनुमति थी। वाहन प्रवेश में अफरा-तफरी मच गई और भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर खतरा हो सकता था। इस क्रम में इसी कृत्य से भीड़ प्रबंधन की गंभीर कठिनाइयां आई। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक के बावजूद भी अपने आप को शंकराचार्य बताते हुए मेले में बोर्ड और होर्डिंग आदि लगाए जाने को नोटिस में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना बताया है। 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। चेतावनी भी दी गई क्यों न आपकी संस्था को 2 जा रही सुविधाएं और भूमि आवंटन को रद्द करते हुए स्थायी रूप से मेले में आपके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज सरकार ने बताया कि दूसरे नोटिस से पचस्पा की गई थी, जिसका जवाब तत्काल दे दिया गया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा है कि जिन अधिकारियों ने मारा पीटा है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे वह नोटिस पर नोटिस देकर हमारी छवि को धूमिल कर रहे हैं। प्रशासन की चेतावनी पर बोले कि यह सुविधा रद्द कर दें, उनका विशेषाधिकार है, लेकिन जवाब देना होगा कि पहले हमें बसाया क्यों गया और अब सुविधाएं रद्द करने पर क्यों आमादा हैं। हमने अपने नोटिस में प्रशासन को 24 घंटे में जवाब देने को कहा है। जवाब नहीं दिया जाएगा तो न्यायालय से कार्रवाई करने को कहा जाएगा, ऐसा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का कहना है। वहीं मेलाधिकारी ऋषिराज का कहना है कि संस्थाओं को दी जाने वाली सुविधा पर्ची के दिशा निर्देश की बिंदु संख्या 16 में स्पष्ट निर्देश है कि नियमों के उल्लंघन पर भूमि सुविधा आवंटन रद्द तथा मेला में प्रवेश प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रयागराज मेला प्राधिकरण को है। कुल मिलाकर के पूरा का पूरा मामला गरमाता जा रहा है। हमने अपने समाचार पत्र में छापा है। यदि आपको समाचार पत्र नहीं उपलब्ध है तो आप इसे हमारी वेबसाइट www.rmbnews.in पर देख सकते हैं और हम वीडियो के माध्यम से भी अब प्रयास कर रहे हैं कि अपने समाचार पत्र में लिखी हुई बातों को आम जनमानस तक वीडियो के माध्यम से भी पहुंचाएं। अब एक और ऐसी खबर आई है जिसने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य किया है। यह खबर आई है कौशाम्बी जिले से। प्रेमी के साथ भागी 4 बच्चों की मां अपने प्यार की निशानी जो लगभग 6 माह का था उसको 95,000 रुपये में बेचकर भाग खड़ी हुई। बेटे की तलाश में परेशान प्रेमी ने पूछताछ की तो उसने गोलमोल जवाब दिया। प्रकरण में नाटकीय मोड़ तब आया जब प्रेमी की तहरीर पर पुलिस ने प्रेमिका के खिलाफ मानव तस्करी का केस दर्ज कर बेचे गए बच्चे को बरामद कर लिया। आरोपित मां और घटना में संलिप्त नर्स को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लापरवाही मिलने पर चौकी पश्चिम सरीरा क्षेत्र के खरौना गांव निवासी 47 वर्षीय ब्रजेश रैदास 6 बच्चों का पिता है। गांव में ब्याही 32 वर्षीय ममता देवी पत्नी राजेंद्र से 2 वर्ष पूर्व ब्रजेश का प्रेम प्रसंग हो गया। मामला वह ममता भी 4 बच्चों की मां है। दोनों के बेमेल रिश्ते की भनक गांव में फैली तो राजेंद्र अपनी पत्नी को बांध कर टेवा छोड़ आया। वहां भी ब्रजेश का बराबर आना जाना लगा रहा। 1.5 वर्ष पहले तो वह ममता को अपने साथ भगा ले गया। दोनों प्रयागराज के मीरापट्टी में किराए पर कमरा लेकर रहने लगे। वहीं ब्रजेश प्राइवेट नौकरी करने लगा और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली।
ब्रजेश के मुताबिक 16 अगस्त 2025 को बेटे का जन्म हुआ, नाम रखा गया अभिमान। ब्रजेश ने 21 जनवरी 2026 को पश्चिम सरीरा थाने में तहरीर देकर बताया कि 28 दिसंबर 2025 को जब वह काम करके लौटा तो पत्नी और बच्चा नहीं मिला। वह खोजबीन कर रहा था। इसी दौरान ममता वापस आ गई। बेटा साथ नहीं होने पर जब पूछताछ की तो उसने अभिमान को बेच देने की बात कही। इसके बाद अचानक गायब हो गई। प्रकरण में पश्चिम सरीरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर ममता देवी और प्रयागराज के धूमनगंज संगम कॉलोनी निवासी स्टाफ नर्स अनीता शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रकरण में लापरवाही पाए जाने पर चौकी प्रभारी नीरज उपाध्याय को निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी पश्चिम सरीरा हरीश तिवारी के अनुसार ममता इन दिनों अपने पहले पति राजेंद्र के साथ रह रही थी। उसने बताया कि बच्चे को प्रयागराज के डफरिन अस्पताल में मिले एक स्टाफ के जरिए 95,000 रुपए में बेच दिया है। बच्चे को प्रयागराज जाकर के बरामद कर लिया गया है और महिला के खिलाफ चालान कर कोर्ट भेज दिया गया है। कोर्ट ने आरोपित को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है। यह पूरी की पूरी खबर हमारी वेबसाइट rmbnews.in पर उपलब्ध है और हमने अपने समाचार पत्र में भी छापा है। चूंकि जनता की मांग थी कि आप वीडियो के माध्यम से भी अपने समाचार पत्र में छपी हुई प्रमुख खबरों को हमें बताएं, तो हमने आपकी मांग को ध्यान में रखते हुए यह प्रयास शुरू किया है। एक अंतर्राष्ट्रीय खबर भी जिसने लोगों को अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया है, उसके विषय में आपको मैं बताता हूँ। स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में विश्व आर्थिक मंच के कार्यक्रम से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को अपनी बहुचर्चित महत्वाकांक्षी शांति परिषद बोर्ड ऑफ पीस के गठन की घोषणा कर दी है। यानी अलग से ही उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस के गठन की घोषणा की है। इस परिषद से अभी तक अन्य प्रमुख देशों से दूरी बनाई गई है और करीब 3 दर्जन देश ट्रंप की इस पहल में उनके साथ आए हैं। रूस ने इसमें शामिल होने पर विचार करने की बात कही है। भारत को भी इस परिषद में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, लेकिन सरकार ने इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। ट्रंप ने कहा कि शांति परिषद गाजा में सामान्य स्थिति की बहाली से इतर अंतर्राष्ट्रीय मामलों को भी देखेगी। उन्होंने इसे अभी तक की सबसे ज्यादा प्रभावशाली विश्व संस्था बताया है। उन्होंने कहा कि शांति परिषद संयुक्त राष्ट्र को साथ लेकर के कार्य करेगी। पिछले बयान की उलट ट्रंप ने इसे संयुक्त राष्ट्र का विकल्प बनाने से इनकार कर दिया है, लेकिन यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र को लेकर जितनी संभावनाएं थी उतने प्रभावी रूप से वह कार्य नहीं कर पाया। वैसे कूटनीतिक मामलों की जानकार ट्रंप की इस पहल को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रभाव को कम करने वाला मान रहे हैं। शायद इसी आशंका के चलते सुरक्षा परिषद के बाकी 4 स्थायी देशों रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस में से किसी ने अभी तक शांति परिषद में शामिल होने का निर्णय नहीं लिया है। इस शांति परिषद में देशों को अस्थायी सदस्यता मिलेगी, लेकिन $1 अरब का अंशदान देने वालों को भी स्थायी सदस्यता मिल जाएगी। अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया 3 वर्ष तक $1 अरब की धनराशि देनी होगी या $1 अरब देने मात्र से स्थायी सदस्यता मिलेगी। एकत्रित धनराशि गाजा के विकास पर खर्च होगी और ट्रंप ने दावा किया कि 59 देशों ने शांति परिषद में शामिल होने के प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित 19 देशों के प्रतिनिधियों ने ही हिस्सा लिया। ट्रंप ने उन्हें इंगित करते हुए कहा आप विश्व के सबसे शक्तिशाली लोग हैं। पता चलता है कि 35 देशों ने ही परिषद में शामिल होने पर सहमति जताई है, लेकिन उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। शांति परिषद के गठन के बारे में ही ट्रंप ने सितंबर 2025 में गाजा के लिए शांति योजना की घोषणा करते समय बताया था। उस समय परिषद केवल गाजा के मामलों को देखने के लिए बताई गई थी, लेकिन अब इसे विश्व स्तरीय बनाकर युद्धों के टकराव को रोकने के लिए गठित किया गया है। यानी कुल मिलाकर के $1 अरब की सदस्यता शुल्क दे करके कोई भी इस जो संस्था ने जिसे ट्रंप ने बनाया है शांति परिषद, उसमें शामिल हो सकता है। विस्तृत रिपोर्ट हमारी वेबसाइट rmbnews.in पर उपलब्ध है। वीडियो के माध्यम से मुख्य समाचारों को बताने के लिए जो आपने अनुरोध किया था, मैसेज किया था, उसके आधार पर हमने अपना प्रयास शुरू कर दिया है। बाकी अगर हमारा यह प्रयास अभी शुरुआती स्तर पर है, धीरे धीरे इसमें हम और भी सुधार करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमसे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। बहरहाल धीरे धीरे हम अपनी क्षेत्रीय खबरों को भी इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए, हमें देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा यदि YouTube पर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं।